गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एटम से लेकर कुछ बात करेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 10 के हैं, जिनका बेसिक कमजोर है, वो भी देख सकते हैं। तो यहां से हम लोग समझते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो हम लोग पहले देखते हैं परमाणु भार। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या, तो चाहे परमाणु भार बात की जाए चाहे द्रव्यमान संख्या, दोनों एक ही रहता है। देखिए यहां तक तो पता चल गया था कि जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन पाया जाता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो यहां से अब समझते हैं कि परमाणु भार होता क्या है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं, न्यूक्लियस हूं, नाभिक हूं, मेरे चारों तरफ ये मारकर घूम रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो क्या होगा, मेरा जो वेट है यही तो रहेगा। जैसे जो नाभिक के अंदर भार है वही तो पूरा भार रहेगा एटम का, ये तो घूम रहा है, इसका कहां इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां से इस तरीके से याद रखने के लिए हम ये तरीका बना सकते हैं, तो भूलेंगे नहीं। तो परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों का सम जो है वो परमाणु भार कहलाता है या फिर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसके बाद हम लोग परमाणु क्रमांक देखते हैं। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जितना भी प्रोटॉन की संख्या होती है किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ये परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो संख्या होगी उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ये कुछ कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन 100% केस में सही नहीं है। जो परमाणु उदासीन रहते हैं उसी में नियम लागू रहता है, बाकी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, जिसको एक ही है, ये परमाणु क्रमांक समझ लिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे सोडियम क्या है, Na होता है, 11 और 23। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है ये होता है परमाणु क्रमांक, और उसके बाद जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार, परमाणु भार होगा। अब परमाणु क्रमांक क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर परमाणु क्रमांक। तो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 11, और जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। तो ये इसमें तो ये पता चल जा रहा है कि चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या ली जाए चाहे प्रोटॉन की संख्या, दोनों परमाणु क्रमांक के बराबर है। लेकिन अभी एक केस और बताएंगे उसमें बराबर नहीं होगा। इसके बाद फिर ये परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है 23। मान लो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा होता तो परमाणु भार बराबर हम लोग क्या जानते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो परमाणु भार बराबर 23 है। न्यूट्रॉन कितना है नहीं पता है, प्रोटॉन कितना है 11 है। n बराबर कितना हो जाएगा, 23 - 11 मतलब 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो कोई भी एटम दिया होगा उसके लिए हमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें जो है परमाणु क्रमांक और कुछ चीजों की द्रव्यमान संख्या याद करना कितना जरूरी है। तो हम लोग जो है 30 तक परमाणु क्रमांक लिखते हैं, उसको याद करते हैं, उसके बाद जो परमाणु भार यूज होते हैं उनको लिखते हैं। हम लोग जो है देखते हैं 30 तक परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इसके बाद फिर हीलियम का होता है 2, फिर लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9 और नियान का होता है 10।
इसके बाद फिर आ जाते हैं सोडियम का। तो सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का होता है 15, इसके बाद फिर सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का है 17, और उसके बाद फिर आर्गन का है 18, पोटेशियम का है 19, कैल्शियम का है 20। इसके बाद फिर स्कैंडियम का है 21, टाइटेनियम का है 22, वेनेडियम का है 23, क्रोमियम का है 24, मैग्नीज Mn का है 25, Fe का है 26, कोबाल्ट का है 27, और इसके बाद फिर निकल का है 28, कॉपर का है 29, और जेरियम जिंक का है 30। तो इतना तो आप लोगों को 30 तक याद ही होना चाहिए। इसके बाद फिर कुछ के परमाणु भार याद होना चाहिए, जिससे हाइड्रोजन का ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 30 तक। इसके बाद परमाणु भार क्या कुछ हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन का याद रखना है परमाणु भार 2 1 होता है, परमाणु क्रमांक। हीलियम का याद रखना है 2 4 होता है, और इसके बाद लिथियम का 3 7 होता है, लिथियम का 3 7। उसके बाद फिर कार्बन का होता है 6 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है 7 14 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 16 होता है, और उसके बाद फिर सोडियम का होता है 11 23 होता है, मैग्नीशियम का होता है 12 24 होता है, इसी तरीके से सल्फर का 16 32 होता है, और इसके बाद क्लोरीन का 17 35.5 होता है, इसके बाद के का जो है 19 39 होता है, आर्गन का होता है 40, और कैल्शियम का भी 40 होता है। तो यहाँ से इतने पॉइंट्स तो आपको ध्यान ही होने चाहिए। इतने का परमाणु क्रमांक याद कर लो, और जो है इतने का परमाणु भार। 9th में अगर इतना याद कर लेते हो तो इतने से काम बन जाएगा, क्योंकि किसी में हमें आणविक भार निकालना रहेगा तो उसमें परमाणु भार की जरूरत पड़ती है। बाकी परमाणु क्रमांक 30 तक याद कर लीजिए। तो जितना मैंने लिखा है इतना 9th क्लास के लिए ठीक है, इतना याद कर लीजिए। अब हम लोग जो है आयंस को समझते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक तो देख लिए, अब जैसे परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, इनको समझ गए। अब आयंस क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन, ये सब सारी संख्याएं हम लोग देख लिए। अब देखो आयंस क्या होंगी। आयन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। उसको जैसे सोडियम है, सोडियम के पहले अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सोडियम का कितना आएगा 2 8 1। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अष्टक नियम में जो बोहर-बरी का हम लोग पढ़े थे, किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन में 2n² के टर्म में होना चाहिए अस्थायित्व के लिए। इसका मतलब 2 8 18 32, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि अपना अष्टक नियम इसको पूरा करना है। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को ये खींचने की इसके पास क्षमता नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। इसलिए जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा 2 8। अब इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये अस्थायित्व हो गया। अब देखो अगर Na+ में पूछा जाता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो जितना पहले रहता है सोडियम का जितना होता है 11, यही परमाणु क्रमांक हो जाएगा। लेकिन यही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। लेकिन अब यहीं पर दिक्कत हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 2 10 हो जाएगा। और जो हमेशा जो लोग याद करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं, वो 100% केस में गलत सही नहीं होता है। Na+ है, कुछ प्लस माइनस कुछ आ गया तो उसमें गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉन की संख्या प्लस माइनस से नहीं इफेक्ट पड़ता उस पर। 11 हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 23 ही होगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है बराबर 23। तो न्यूट्रॉन तो पता नहीं कितना है, प्रोटॉन पता है 11 है, और ये 23। तो न्यूट्रॉन कितना जाएगा, 23 - 11 कितना जाएगा, 12। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्लस पर निकाल सकते हैं। उसमें परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। अब हम जो है माइनस वाले पर देखते हैं। जो माइनस रहता है, क्लोरीन पर माइनस अगर चार्ज है, माइनस चार्ज, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अष्टक नियम पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में होने चाहिए। अब बताओ 7 इलेक्ट्रॉन
इसको निकालना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, तो एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर लेता है, ये आसान पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर तो माइनस चार्ज आ जाता है, 2 8 8 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक रहता है 17 और उसके बाद फिर अगर इलेक्ट्रॉन की, और यही हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हो जाएगी 18, 8 10 8 18 बढ़ जाती है। और परमाणु भार इसका क्या हो जाएगा, 35.5, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर 35.5, और न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन है 17 बराबर 35.5, तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन 35.5 माइनस 17, तो 5 12 15 में से 8 गया, 7 गया 8 और ये 2, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 18.5 आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती घटती जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है, और जो प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है वही परमाणु क्रमांक होता है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और ये जो प्लस माइनस आता है यही क्या होता है, आयन। तो जब किसी परमाणु पर प्लस माइनस चार्ज आ जाता है तो उसको आयन बोला जाता है। अब देखो ये प्लस आता है तो वही मेटल हो जाता है, अगर माइनस आता है तो वही नॉन मेटल हो जाता है। कहने का मतलब प्लस आएगा तो धातु और माइनस आएगा तो अधातु। तो जब हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु क्या होता है टेंथ में, बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ से ओवरव्यू के तरीके के सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है कुछ पर, जैसे परमाणु क्रमांक याद रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू, किस पर कितना चार्ज होता है इसको देख लेते हैं, 10-15 देख लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ जो है सूत्र बना लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ को देखते हैं, जैसे Na पर पता चल गया, Na पर क्या है प्लस है, क्लोरीन पर क्या है माइनस है। इसके बाद हम कुछ मैग्नीशियम का लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक आपको याद करना बहुत जरूरी है, 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो Mg पर क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, 2 को निकालेगा तो इस पर 2 चार्ज आ जाएगा, Mg पर 2 चार्ज होता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का अगर आप लोगों को पता रहेगा 13 होता है, तो 2 8 3, इसका मतलब इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो इस पर +3 चार्ज आ जाता है। यहाँ से देख सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज होता है। और इसी तरीके से जो है अगर देखा जाए Fe पर, आयरन पर भी 2 चार्ज होता है। ये क्यूप्रस रहता है और क्यूप्रिक रहता है, तो 3 चार्ज पाया जाता है। ये क्यूप्रस है और ये क्या है, क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक। तो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से जैसे Na पर याद होना चाहिए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पर, ये नहीं भी याद रखते अभी कोई दिक्कत नहीं है, 10th में पढ़ेंगे तो 10th में हो जाएगा। ओवरव्यू के तरीके यहाँ से इतना हमें याद होना चाहिए, Na पर इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज, एल्यूमिनियम पर इतना, और क्लोरीन पर माइनस होता ही है। और ऑक्सीजन पर देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, 2, ऑक्सीजन का होता है 6, तो 2 4, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 4, 2 और 6 हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इस पर क्या आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है। और ये क्या होता है, ये जो है अधातु होता है। अब यहाँ से कुछ पर हमें चार्ज है, इन्हीं से अगर हम कुछ फार्मूला बनाना चाहें, जैसे हमें सोडियम क्लोराइड लिखना है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na है, क्लोराइड का Cl, सोडियम पर 1 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज, तो 1 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, Cl पर यहाँ पर NaCl बन जाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, इस पर 2 चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा और क्लोरीन पर 2, MgCl2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना चाहें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, Al पर 3 चार्ज होता है, क्लोराइड पर 1, तो Al यहाँ पर 1 हो जाएगा, Cl3, तो AlCl3। इस तरीके से हमें किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर हम किस पर कितना चार्ज होता है निकाल लेंगे कॉन्सेप्ट से, और उसके बाद फिर ये फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से ये मेरी पहल समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है पहुँचाइए,
ताकि उनका भी केमिस्ट्री अच्छा हो सके। जो है उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।